हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट का सेकंड ईयर का जीआई सिस्टम यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम गैस्ट्रिक सिस्टम का एक टॉपिक आता है, पेप्टिक अल्सर नाम से डिजीज आती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पेप्टिक अल्सर, अल्सर का मतलब होता है छाले हो जाना। छाले मतलब स्किन का कट जाना, उसकी वजह से छाले पड़ जाते हैं। तो पेप्टिक का मतलब होता है पेट। नॉर्मल भाषा में बात करें तो पेट यानी स्टमक, तो पेट की बीमारी है नॉर्मल पेप्टिक अल्सर। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज इज डिफाइंड एज अल्सरेशन फॉर्मेशन ऑफ स्टमक कोमा ड्यूडेनम एंड जेजुनम। यानी नॉर्मली बात करें तो पेप्टिक अल्सर जो डिजीज है उसको बताया गया है कि स्टमक के अंदर अल्सर बन जाना। स्टमक के साथ साथ में ड्यूडेनम और जेजुनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ में स्टमक के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाना, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है, इट इज एसोसिएटेड विथ सिम्टम ऑफ एपिगेस्ट्रिक पेन। यानी जब पेप्टिक अल्सर होता है, जब भी अपन को पेप्टिक अल्सर की शिकायत होती है, तब अपन को क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन सिम्टम है एपिगेस्ट्रिक पेन। एपिगेस्ट्रिक पेन मतलब डायग्राम से समझते हैं। ये होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक एरिया होता है। ये नीचे जो अम्बलाइकस आता है, यहाँ पे अम्बलाइकल कोड से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। नीचे होता है इसके जस्ट हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। तो ये जो एरिया होता है एपिगेस्ट्रिक एरिया, उसके अंदर पेन होना। नॉर्मल अपन अगर सिंपल भाषा में बात करें, जैसे अपन बोलते हैं कई बार कि कलेजे में दर्द हो रहा है, यानी कलेजे में दर्द होना, एपिगेस्ट्रिक पेन उसी को बोलते हैं। उसके साथ साथ में दर्द होगा तो बर्निंग, बर्निंग मतलब जलन महसूस होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर होने के क्या कारण है। तो फर्स्ट, सबसे पहला कारण है पेप्टिक अल्सर होने का गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। गैस्ट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। दूसरा इसका कारण है स्टमक इंजरी, यानी पेट में कोई भी चोट लग गई, इंजरी हो गई कोई भी, उसकी वजह से। या फिर बर्निंग, बर्निंग मतलब जलन हो रखी है, ज़्यादा अपन तीखा भोजन खा जाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड खा जाते हैं, उसकी वजह से बर्निंग होती है अपने पेट में, उसकी वजह से भी अल्सर बन सकते हैं पेट में। तीसरा जो है पेप्टिक अल्सर का कारण, वो है इंजरी ड्यू टू स्पाइसी फूड। यानी अपन ज़्यादा तीखा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से इंजरी हो गई कोई भी अपने स्टमक के अंदर, उसकी वजह से क्या होते हैं, अल्सर बन जाते हैं। या फिर इनटेक ऑफ एक्सपायर्ड फूड, यानी अपन एक्सपायरी डेट का जो खाना खा लेते हैं, जो एक्सपायर हो चुका फूड उसको खा लेते हैं, या फिर स्पाइसी फूड खा लेते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। नेक्स्ट इसका कारण है एल्कोहल ओवरडोज, यानी ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर अपन ड्रिंकिंग कर जाए, ज़्यादा अपन शराब वगैरह पी जाए, तो उसकी वजह से भी होता है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है स्मोकिंग, और लास्ट है फिजिकल स्ट्रेस। तो इन सब कारणों की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। अब बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब कैसे कैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करेगी, कैसे कैसे। तो बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई भी चीज़, कुछ भी एनीवन एंट्री कर रहा है, कुछ भी, जैसे ये जो भी कारण है, ये कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर है जो अपने पेप्टिक अल्सर करवाते हैं, वो कैसे कैसे डिजीज को प्रोग्रेस करवाएंगे। तो फर्स्ट है ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एपिथेलियल सरफेस म्यूकोसा इज फेल्योर। यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है एपिथेलियल सरफेस ऑफ म्यूकोसा की, यानी म्यूकोसा लेयर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी इसको बचाने वाली, इसकी रक्षा करने वाली जो मैकेनिज्म होती है, वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये फेल हो जाने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम हो जाना, कम हो जाएगी म्यूकोजल ब्लड फ्लो एंड इम्पेयर्ड हीलिंग। यानी ब्लड फ्लो कम होगा, उसकी वजह से क्या होगी, हीलिंग, हीलिंग यानी बढ़ना, वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगी। उसके बाद में इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब अटैक, अटैक या फिर एंट्री। इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करेगा, अटैक करेगा या फिर डायरेक्टली एंट्री कर जाएगा इन द म्यूकोजल वॉल,
म्यूकोजल वॉल के अंदर एंट्री कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, म्यूकोजल वॉल अल्सरेशन। इसी को अपन बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो कैसे डिजीज प्रोग्रेस की कि कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर आया, उस ईटियोलॉजिकल कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो म्यूकोजा की एपिथेलियम सरफेस थी उसकी डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो गई। डिफेंस मैकेनिज्म फेल होते ही जो म्यूकोजा ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाएगा और हीलिंग जो होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो ये हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाने की वजह से, ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से कोई भी बैक्टीरिया होगा वो एंट्री कर जाएगा डायरेक्ट म्यूकोजल वॉल के अंदर। उसके साथ साथ में ये कोज करेगा म्यूकोजल वॉल का अल्सरेशन, उसी को बोलते हैं अपन पेप्टिक अल्सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो वैसे मेनली पेप्टिक अल्सर जो होता है वो दो टाइप का होता है, अक्यूट और क्रोनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्यूट पेप्टिक अल्सर की। देखिए अक्यूट का मतलब होता है जो तेजी से हो, यानी फास्टली और रैपिडली, लेकिन ये ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, यानी ये थोड़े समय के लिए होता है। एक तो अक्यूट होता है, जो अक्यूट का मतलब होता है फास्टली या फिर रैपिडली, और इसके अलावा ये ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, यानी जल्दी से सही हो जाता है, थोड़े समय के लिए रहता है ये। तो अक्यूट पेप्टिक अल्सर की बात करें तो अक्यूट पेप्टिक अल्सर आर स्मॉल एंड मल्टीपल एंड सीन मोस्टली इन द स्टोमक एंड लेस कॉमनली इन ड्यूडेनम। यानी अक्यूट पेप्टिक अल्सर जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी छोटे छोटे अल्सर बनते हैं, छोटे छोटे अल्सर बनते हैं, ज़्यादा बड़े घाव नहीं बनते हैं। स्मॉल होता है और मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे ये अपना स्टमक है, तो यहाँ अल्सर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, हर जगह अल्सर हो जाएंगे, एक से ज़्यादा अल्सर बनेगा, केवल एक ही अल्सर बन के नहीं रहेगा। तो स्मॉल, मल्टीपल एंड सीन, यानी कहाँ देखा जाता है, मोस्टली इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर ज़्यादा देखा जाता है अक्यूट पेप्टिक अल्सर। वैसे ड्यूडेनम में भी देखा जाता है, लेकिन ड्यूडेनम में थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो स्टोमक में होता है। ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अक्यूट पेप्टिक अल्सर कम देखा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ पर होता है, स्टोमक के अंदर। और किसकी वजह से होता है, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर, जो भी अपन ने पीछे कोजेज पढ़े हैं कि एल्कोहल हो सकता है, स्पाइसी फूड हो सकता है, उनमें से एनीवन कोई भी पॉजिटिव फैक्टर कोज कर सकता है अक्यूट पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है सेकंड, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक का मतलब होता है जो स्लो स्लो होता है, यानी स्लोली ग्रो करता है ये अल्सर, लेकिन ये लंबे समय तक रहता है और जल्दी से ठीक नहीं होता है, और जल्दी से क्या नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसको बोलते हैं अपन क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, बोथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर को इंक्लूड करते हैं, यानी क्रोनिक वाला जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होगा, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक यानी स्टमक के अंदर भी होगा, दोनों जगह पर बराबर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, यानी अपन को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे जब भी अक्यूट पेप्टिक अल्सर होगा। तो सबसे फर्स्ट साइन सिम्टम है एपिगेस्ट्रिक पेन। एपिगेस्ट्रिक पेन होगा कहाँ पर, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर, एपिगेस्ट्रिक एरिया में एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। नॉर्मली अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कलेजे में दर्द होगा, और जो दर्द है, जो पेन है वो नाइट में ज़्यादा होगा, नाइट में इंक्रीज हो जाएगा। दोपहर में तो पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, लेकिन नाइट में यानी रात होते ही उसके दर्द ज़्यादा होने लग जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इसका साइन सिम्टम बर्निंग सेंसेशन, यानी जलन महसूस होगी जब पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। थर्ड है इंडाइजेशन ऑफ फूड। इंडाइजेशन ऑफ फूड मतलब जो फूड है, खाया हुआ खाना है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा मतलब नॉर्मली बात करें तो अपच की स्थिति हो जाएगी। फिर नेक्स्ट साइन सिम्टम है इसका वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब उल्टी हो जाएगी पेशेंट को जब भी कुछ भी खाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हेमरेज। हेमरेज मतलब उल्टी के साथ साथ में ब्लड आएगा, यानी खून की उल्टी होगी। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम पेप्टिक अल्सर के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन मतलब जब भी किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे तो अपन क्या क्या जांच करवाएंगे उसकी।
पता लगाने के लिए। तो सबसे पहला डायग्नोसिस है इसका ब्लड टेस्ट, यानी पेशेंट की खून की जांच करवाएंगे। नेक्स्ट है यूएसजी, यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी करवाएंगे उसकी। थर्ड है स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन मतलब उसकी स्टूल की जांच करवाएंगे। और उसके साथ साथ में एंडोस्कोपी करवाएंगे। एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोपी कैसे करते हैं? एंडोस्कोपी का मतलब होता है, एंडोस्कोपी में एक रबड़ की ट्यूब होती है, या फिर पाइप भी बोल सकते हैं अपन उसको। इसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है एक। तो इस रबर की ट्यूब को अपन, जो पेशेंट की ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी जैसे माउथ हो गया, तो माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं उसकी बॉडी में और उसके स्टमक के अंदर डाल देते हैं। और इस कैमरे से इसके स्टमक की पूरी की जांच करते हैं कि कहाँ कहाँ पर अल्सर है और कितने परसेंट है अल्सर। तो इसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। ये भी एक प्रकार की जांच होती है। तो ये हो जाएगा उसका डायग्नोसिस, यानी ब्लड टेस्ट, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, स्टूल एग्जामिनेशन और एंडोस्कोपी। फिर नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल चेंजेज। पैथोलॉजिकल चेंजेज का मतलब कि उसकी पैथोलॉजिकली क्या क्या चेंजेज आए पेप्टिक अल्सर हो जाने की वजह से। तो सबसे फर्स्ट है ग्रोसली चेंजेस। ग्रोसली मतलब बाहर से क्या क्या अपन को अलग दिखाई दे रहा है। तो ग्रोसली चेंज में हो जाएगा द अल्सर आर मोस्टली मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे अल्सर होंगे। ऐसे एक ही अल्सर नहीं होएगा, बहुत सारे अल्सर होंगे। मल्टीपल एंड लोकेटेड एनीवेयर इन स्टमक, यानी स्टमक के अंदर मल्टीपल यानी बहुत सारे तो अल्सर होंगे और उनकी कोई भी फिक्स जगह नहीं होगी। कोई भी जगह उनकी फिक्स नहीं होगी, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्टमक में, एनीवेयर। नेक्स्ट बात करें साइज ऑफ अल्सर, यानी जो अल्सर होंगे उनकी क्या साइज होगी, कितने बड़े बड़े होंगे। तो जो साइज होगी वो 1 to 2 सेंटीमीटर, लेस देन 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, यानी 1 से 2 सेंटीमीटर के भी नहीं होंगे, उससे भी कम साइज के होंगे डायमीटर में। विथ राउंड एंड ओवल इन शेप। ओवल यानी अंडाकार, अंडे की शेप के या फिर गोल होंगे। तो ये था ग्रोसली चेंजेस। ग्रोसली चेंजेस मतलब स्टमक के अंदर कहीं पे भी कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं पे भी अल्सर हो जाएंगे और बहुत सारे अल्सर होंगे। उसके साथ साथ में लेस देन 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये इनकी साइज होगी। उसके साथ साथ ये ओवल यानी अंडाकार और राउंड यानी गोलाकार शेप के होंगे। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस, यानी माइक्रोस्कोप से देखने पे अपन को पेप्टिक अल्सर हो जाने के बाद स्टमक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो द माइक्रोस्कोपिकल चेंजेज में हो जाएगा द अल्सर्स बेस, यानी अल्सर का जो बेस है उसके साथ साथ में मार्जिन्स। मार्जिन्स मतलब अल्सर की बाउंड्री। ये अल्सर है, उसकी ये बाउंड्री जो होगी वो कवर्ड रहेगी थिन लेयर ऑफ नेक्रोटिक फाइब्रिनस पुरुलेंट एक्जुडेट। यानी अल्सर का जो बेस और उसके साथ साथ में अल्सर्स की जो बाउंड्री मार्जिन्स है वो नेक्रोटिक फाइब्रिनस पुरुलेंट एक्जुडेट से कवर रहेंगे, उसकी पतली लेयर से। अब बात करते हैं फाइब्रिनस पुरुलेंट एक्जुडेट क्या होता है। ये एक प्रकार का थिक, थिक मतलब गाढ़ा, एकदम पतला नहीं होता, थिक येलोविश कलर का। फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, फिब्रिन। इसको फिब्रिनस बोला गया है ना, इसके लिए इसमें फिब्रिन और इसके साथ साथ में इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। फिब्रिन और इन्फ्लामेटरी सेल से मिलकर बना हुआ होता है, येलो कलर का होता है और थिक यानी गाढ़ा होता है।